वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 334 है। टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, ठीक है, जो स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित दर्रे हैं, दर्रे यानी पास किस राज्य में स्थित हैं वो? लिपुलेख, नेलांग, किंगरी विंगरी, नीति। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। नीति या नीतिला, किंगरी विंगरी, नेलांग, लिपुलेख, ये सारे उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं। बी है इसका आंसर। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे माणा दर्रा, नीतीला, किंगरी विंगरी, डुंगरीला, बालचा, घाटरलिया, मुलिंगला, थांगला और सांगचोकला, नेलांग और लिपुलेख। बहुत पूछा गया एग्जाम में थांगला भी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। यह है स्थान और यह है प्रमाण, और यह आपके कूट, इस प्रश्न के कूट। तो स्थान और यह प्रमाण, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? चावल के साक्ष्य, मिट्टी का हल और कुबड़ वाले बैल की मृण मूर्तियां। देखिए, लोथल से मिले हैं चावल के साक्ष्य, कालीबंगा से जुते हुए खेत, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में हो गया। दायमाबाद से कुबड़ वाले बैल की मृण मूर्तियां, और बनवाली से मिट्टी का हल, ये है हरियाणा में। तो ए का 2, बी का 1 और सी का 4 होना चाहिए। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, कालीबंगा से अलंकृत ईंट, जुते हुए खेत, चनावे सरसों के साक्ष्य मिले। लोथल से फारस की मोहर, 3 युगल शवाधान चावल के साक्ष्य मिले। और दयामाबाद यहाँ से उत्तर हड़प्पा के बाद ताम्र पाषाण युगीन जीवन यापन के साक्ष्य प्राप्त हुए। एक कुत्ते तथा कुबड़ वाले बैल की मृण मूर्तियां भी प्राप्त हुई। पनवाली से मिट्टी का हल और जौ के दाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, दयामाबाद है वो। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंगित की जाती है? इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा, उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा। और यहाँ क्या पूछ रहा है? पूर्वी सीमा इंगित की जाती है, तो उसका उत्तर है आलमगीरपुर। देखिए, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म के साथ शुरू होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाता है। यह लगभग 250 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में समकालीन पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में विकसित हुई। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता का घर थी। अब यहाँ पे आ जाता है जो एग्जाम्स, मतलब इसमें पूछा गया है, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो सुक्त गेंडोर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी सीमा है, ठीक है, और यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। जो आलमगीरपुर है वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यह स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। जो दैमाबाद है वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे दक्षिणी सीमा है, जो महाराष्ट्र राज्य में प्रवरा नदी पर स्थित है। और जो मांडा है वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा है, जो वर्तमान जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में चिनाब नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। गुस्से और घृणा का केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? अग्र मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, मेडुला में, ऑप्टिक लोब में। गुस्सा, घृणा, भूख, प्यास, ये सब हाइपोथैलेमस से ही होते हैं नियंत्रित। बी है इसका आंसर। देखिए, भूख लगना, प्यास लगना, ताप नियंत्रण, घृणा, रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा आना, यानी हंगर, थ्रस्ट, टेम्परेचर कंट्रोल, हार्ट रेट,
बॉडी टेम्परेचर, वाटर मेटाबॉलिज्म, स्वेटिंग यानी पसीना आना, एंगर आदि का केंद्र बिंदु मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। यह अंतरस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। जल्लीकट्टू क्या है? भैंसों की दौड़ का एक खेल, बैलगाड़ी दौड़ का एक खेल, सांडों को काबू करने का एक पारंपरिक खेल या एक नौका दौड़। जल्लीकट्टू है सांडों को काबू करने का एक पारंपरिक खेल। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। बल्लम कल्ली नौका दौड़ है। देखिए जल्लीकट्टू जो है वो तमिलनाडु में, कहाँ, तमिलनाडु में सांडों को काबू करने का एक पारंपरिक खेल है। जो कंबाला है वो कर्नाटक में आयोजित भैंसों की दौड़ का एक खेल है। और रैकला रेस है तमिलनाडु में आयोजित एक बैलगाड़ी दौड़ का खेल है। और बल्लम कल्ली केरल की नौका दौड़ का एक खेल है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी के फेवरेट हैं, पूछे जाते हैं और स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा सकता है इनको। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? नदियों और झीलों में पानी की मात्रा भूमिगत जल की मात्रा से अधिक है और ध्रुवीय बर्फ की चोटियों व ग्लेशियरों में पानी की मात्रा भूमिगत जल की मात्रा से अधिक है। पृथ्वी का लगभग 70% भूभाग पर तो जल ही है, ठीक है, बाकी 30% स्थल है, लैंड है। तो सर्वाधिक जो जल है वो ध्रुवीय बर्फ छत्रक में है, जो पीने योग्य जल है। उसके बाद भूमिगत जल में, फिर नदियों झीलों में है। नदी और झीलों में पानी की मात्रा भूमिगत जल से अधिक है, अधिक नहीं है, कम है। ध्रुवीय बर्फ की चोटियों व ग्लेशियरों में पानी की मात्रा भूमिगत जल की मात्रा से अधिक है, दूसरा वाला सही है। देखिए मीठे पानी के संसाधनों के वितरण से पता चलता है कि अधिकांश जल लगभग 69% ग्लेशियरों में संग्रहित है। लगभग 30% भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, जबकि नदियों, झीलों, दलदल समूह में सामूहिक रूप से कुल मीठे पानी की उपलब्धता 1% से भी कम है। नतीजन भूमिगत जल की मात्रा की तुलना में नदियों और झीलों में निहित पानी की मात्रा कम है, तो पहला वाला गलत हो गया। और भूमिगत जल स्रोतों की तुलना में बर्फ की टोपी और ग्लेशियरों में पानी की मात्रा अधिक होती है, तो दूसरा वाला सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें लिखी गई? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, द राइज एंड कॉल ऑफ हिंदू वुमेन, उपरोक्त सभी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखी गई, बुद्ध और कार्ल मार्क्स भी, द राइज एंड कॉल ऑफ हिंदू वुमेन, सारी की सारी डी है इसका आंसर। डॉक्टर अंबेडकर एक प्रमुख भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में जन्मे थे वो। पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं एग्जाम में। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, द अनटचेबल, हु आर दे एंड व्हाई दे हैव बिकम अनटचेबल्स, बुद्ध एंड हिज धम्म, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। नीचे दी गई सूचियों को आपस में मिलाइए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। परमाणु ऊर्जा के केंद्र है और ये है राज्य। काकरापार, कैगा, कलपक्कम, नरोरा। नरोरा तो उत्तर प्रदेश में है, काकरापार है गुजरात में, कैगा कर्नाटक में, कलपक्कम तमिलनाडु में। तो ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया, पहला ही हो गया। भारत में स्थित विभिन्न परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। काकरापार गुजरात में, कैगा कर्नाटक में, तमिलनाडु में कुदनकुलम, कलपक्कम बहुत पूछे जाते हैं। नरोरा उत्तर प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र में, रावतहटा राजस्थान में। सब इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप लिखा है, छह आधा बनेगा, क्षत्रिय वाला। कच्छ की खाड़ी, सी है इसका आंसर। महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है, जिसमें संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वार बनाकर बांध बनाए जाते हैं। भारत में कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं स्थित हैं। राष्ट्रीय हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने यहाँ 900 मेगावाट का ज्वारीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है।
निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है? ब्रोमाइन, मैग्नीशियम, नमक, अभ्रक। अभ्रक को छोड़कर सभी खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। तो नमक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमाइन हो गया, 1 2 4 हो गया। देखिए, महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्री जल से ही प्राप्त होते हैं। महासागरीय तली मैग्नीज ग्रंथिकाओं में धनी है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से लौह अयस्क के खनिज क्षेत्र हैं? लौह अयस्क के खनिज क्षेत्र हैं, एक तो सिंह भूमि है और है बादाम पहाड़। तो डी है इसका आंसर। देखिए, बादाम पहाड़ और सिंह भूमि में लौह अयस्क का खनन किया जाता है। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज और केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खाद्यान्नों से निकाला जाता है। इसी के निकट झारखंड के सिंह भूमि जिले के गुआ और नोआमुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। तो बादाम पहाड़ और सिंह भूमि हो गए। ठीक है, सिंह भूमि हो गया झारखंड में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक न्यूट्रॉन रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। यही अगर होता ना बढ़ा देता तो गलत हो जाता, लेकिन सही है दोनों के दोनों। सी है इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं कुछ इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिसमैच है? सही सम्मिलित नहीं है। टाइफाइड के सामने बैक्टीरिया लिखा है, डेंगू जुकाम इन्फ्लुएंजा के सामने वायरस, सामान्य त्वचा रोग फंगस, निंद्रालु व्याधि लीशमानिया प्रोटोजोआ। टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से, साल्मोनेमा टाइफी। डेंगू वायरस है, डेंगू एंडीज इजिप्टी से होता है। जुकाम या इन्फ्लुएंजा ये भी वायरस से ही होते हैं, फंगस से, सामान्य त्वचा रोग। ठीक है। निंद्रालु व्याधि के सामने लीशमानिया प्रोटोजोआ लिखा है, जो कि गलत है। निंद्रालु व्याधि होती है ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ से, और लीशमानिया प्रोटोजोआ से क्या होता है? मलेरिया, काला अजार। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। ये भी प्रश्न साइंस का है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल तो हैं ये, अनुदैर्ध्य हैं। अनुप्रस्थ होता तो गलत हो जाता है, यांत्रिक भी है। दोनों के दोनों सही है, सी है इसका आंसर। ठीक है, मैकेनिकल। तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं, ये निर्वात में संचारित नहीं हो सकती। प्रकाश होता है निर्वात में संचारित। इन्हें संचरण के लिए मीडियम यानी माध्यम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। ध्वनि का वह लक्षण जिससे उसके मोटे या पतले होने का निर्धारण होता है क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, पिच यानी तारत, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य। इनमें से कोई नहीं। ये होती है पिच, ऑप्शन नंबर बी, तारत्व। ध्वनि का वह लक्षण जिससे उसके मोटे या पतले होने का निर्धारण होता है वो कहलाता है तारत्व यानी पिच, PITCH। दूसरे शब्दों में किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क जिस प्रकार अनुभव करता है उसे तारत्व या पिच कहते हैं। यदि आवृत्ति उच्च है तो तारत्व भी उच्च होता है, यदि आवृत्ति निम्न है तो तारत्व भी निम्न होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। ध्वनि की चाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से अधिक होती है। ठोस से गैसीय माध्यम की ओर जाने पर ध्वनि की चाल घटती जाती है। माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। ये सब इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट। कन्फ्यूज़न ये दूसरा वाला है, घटती या बढ़ती है, इसमें ज़्यादा है। तो ठोस से गैसीय मीडियम की ओर जाने पर ध्वनि की चाल घटती जाती है। ठीक है, अगर ये बढ़ती जाती होता तो गलत हो जाता है। इसका उल्टा कर दो, गैस से ठोस की तरफ कर दो तो बढ़ती जाएगी। माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम होती है, अधिक नहीं होती। तो जहाँ जहाँ एक है उसको करिए एलिमिनेट। नहीं नहीं, सी को क्यों कर दिया? सी में थोड़ी है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। देखिए, ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से होती है बहुत कम, और ध्वनि की चाल का अवरोही क्रम है ठोस, द्रव, गैस। माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 पर अजय 17वां प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। सिरोको सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की
और बहने वाली गर्म हवा है। इस हवा को मिस्र में खमसिन के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों सी है इसका आंसर। देखिए सिरोको जो है वो सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा है। जब यह भूमध्य सागर को पार करती है तो आर्द्र हो जाती है और इटली पहुंच जाती है। इस हवा को मिस्र में खमसिन, लीबिया में गिबिली, ट्यूनीशिया में चिली, मेड्रिया में लेस्ट, इटली में सिराको और स्पेन में लेवेक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है यहाँ पर, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एंकाकागुआ एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सेलाडो भी एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। दोनों के दोनों ठीक ही हैं, सी है इसका आंसर। देखिए एंडीज जो है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। कुल मिलाकर यह पर्वतमाला 7000 किलोमीटर लंबी है और लगभग 200 किलोमीटर की औसत चौड़ाई रखती है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आज ये लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। बेरिंग जलसंधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। करेक्ट है, दोनों के दोनों सी है इसका आंसर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सागरमाला, सागरमाथा, गहिरमाथा, इंडोचीन। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जाना जाता है सागरमाथा के नाम से। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। गहिरमाथा पे भी कई बार प्रश्न बने एग्जाम में, क्या है गहिरमाथा देखते हैं। देखिए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सीधा सीधा देखिएगा, सागरमाथा के नाम से। गहिरमाथा जो है वो समुद्री जीव अभ्यारण्य है जो उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। यह उड़ीसा का एकमात्र समुद्री अभ्यारण्य है। यह ऑलिव रिडले कछुए के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यूपीएससी के फेवरेट हैं ऑलिव रिडले कछुए। पिछले 10 वर्षों में 3 बार प्रश्न बना है इन पर, यूपीएससी सिविल सेवा में। तो 20 प्रश्न ये जीएस के थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फुल टेस्ट पीडीएफ आप परचेज कर सकते हो। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।